दोस्तों स्वागत है आप सभी के एडिटेक पे। और आज हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन गाइड के बारे में। और इसमें हम जानेंगे कि एक स्मार्टफोन को परचेस करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो गाइस, इसमें बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों, एक फोन खरीदना एक नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर के लिए आज के तारीख में एक बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल कैसे? आपको लगेगा कोई पहाड़ थोड़ी काटना है, लेकिन गाइस फोन को सेलेक्ट करना ना अपने आप में एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। आपको इसके ऊपर बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। आपको लगेगा क्यों जो फोन पसंद आया खरीद लो। देखो, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ इंडियंस के लिए ऐसा नहीं होता। फोन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, या फिर 10-15 हज़ार खर्च करना, मैं बजट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो 10-15 हज़ार खर्च करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। कुछ लोग साल भर, डेढ़ साल रुकते हैं, होल्ड करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। बहुत होता है तो जो स्टूडेंट्स है वो मम्मी पापा से पैसा इकट्ठा करके अपने पॉकेट मनी से जमा करते हैं, उसके बाद कुछ पैसा और एक्स्ट्रा लेके फ़ोन परचेस करते हैं। या फिर जो बड़े लोग हैं वो ईएमआई पे फ़ोन लेते हैं, या फिर उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है फ़ोन खरीदना आज के तारीख में भी 15 से 20 हज़ार के रेंज में। तो गाइज, ये जो रेंज है, ये जो बजट, अल्ट्रा बजट या बजट सेगमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। आपको हर 500 की बढ़ोतरी पे एक नया फ़ोन देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में आप किन बातों का ध्यान रखो, किन चीज़ों को लेके फ़ोन तय करो कि आपके लिए ये फ़ोन और ये फ़ोन बेहतर है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के साथ, प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है, अर्थात आपकी ज़रूरतें क्या हैं। फ़ोन खरीदने से पहले ये पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, क्योंकि आप अगर अपने ज़रूरतों को फाइंड आउट नहीं करोगे तो मिसलीड होकर गलत फ़ोन ले लोगे। गलत फ़ोन लेने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर या फिर कम स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन लोगे, वो नहीं। ज़रूरत के हिसाब से गलत फ़ोन ले लोगे। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ आप एक गेमर नहीं हो, आप ज़्यादा गेम नहीं खेलते हो, नॉर्मल यूज़ करते हो, आप एक जॉब पर्सन हो, या फिर आप मम्मी पापा को गिफ्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ फ़ोन है, तो उस केस में होगा क्या, आप फालतू में ही 6 GB रैम की फ़ोन ले लोगे, महंगी फ़ोन ले लोगे, हाई प्रोसेसर के साथ, स्नैपड्रैगन के बड़े बड़े प्रोसेसर्स के साथ, ऐसा कोई फ़ोन ले लोगे जो एक्चुअल में आपके पूरे लाइफ के दौरान उसका काम ही नहीं आएगा सही से। आप अपने पे किए गए पैसे को सही से यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ मनी काउंट होती है। और उसी के दूसरे तरफ जब हम बात करते हैं कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं किया है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप खुद को अंडररेट कर सकते हो। आपको हो सकता है ज़रूरत अच्छे फ़ोन्स की हो, अच्छे स्पेसिफिकेशंस की हो सकता है कैमरा आपकी प्रायोरिटी हो, तो कैमरा तो आपने देखा, लेकिन प्रोसेसिंग आउटपुट नहीं देखा, रैम की क्वालिटी क्या है नहीं देखा, यूज़र इंटरफेस क्या है नहीं देखा, कितना स्मूथ है ये नहीं देखा, तो आप वहाँ पे मिसलीड होकर कम और सस्ता फ़ोन ले लोगे और आपको लगेगा आपकी नीड पूरी हो रही है। 2 महीना या 3 महीना बाद जैसे जैसे ऐप अपग्रेड हो गए, आपको वो फ़ोन लैग होना चालू हो जाएगा और थोड़ा सा फील आएगा कि नहीं यार, बड़े रैम का या फिर बड़े स्टोरेज का फ़ोन लेना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करना ज़रूरी है। गाइज, यहाँ पे मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप गेमर हो तो प्लीज़ 6 GB से नीचे का फ़ोन मत लेना एट एनी कॉस्ट। अगर आप गेम खेलते हो, खासकर अगर आप 11, 12 और कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करो, तो वहाँ पे आपको चाहिए गेमिंग। हर एक को चाहिए होता है गेमिंग। मल्टीपल सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोडेड रहते हैं ऑलरेडी, वो इतने बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, प्लस गेम ऐप होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज भी चाहिए और रैम भी ज़्यादा चाहिए, ताकि उस ऐप को आप मैनेज कर पाओ, मल्टीपल ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर पाओ, सही तरीके से आपका फ़ोन काम करे। पर ये सिर्फ गेमर्स के केस में है। अगर आप गेमर नहीं हो तो 6 GB के रैम का फ़ोन आपके किसी भी काम का नहीं है। अल्टीमेटली ऐसा आप सोचोगे कि नहीं, इन फ्यूचर आप ऐप्स रखोगे, ऐप अपडेट होते होते इतना बड़ा हो जाएगा। देखो, ऐप जितना भी अपडेट हो जाए, एक ऐप 1 GB का नहीं हो जाएगा। उसको मैनेज करने में आपको 4 GB जो रैम है वो इनसफिशियंट कभी फील नहीं होगा। ये एक पॉइंट है। अगर आप लंबे टाइम का यूज़ करते हो और आपके पास एक स्टॉक एंड्रॉयड है, मैं प्रीफर करता हूँ कि आप स्टॉक एंड्रॉयड ही परचेस करो अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो अगर स्टॉक एंड्रॉयड आप लेते हो तो वहाँ पे 4 GB रैम इनफ है। एक नॉर्मल यूज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा दे के 6 GB रैम आप खरीद लोगे और फिर मालूम पड़ेगा 1 साल तक आपने सही से उसको यूज ही नहीं किया, तो एक तरह से वेस्ट है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसे को सेव करने की, राइट। यहाँ पे पैसे को सेव करने का मतलब ये नहीं कि कंजूसी करना, नहीं, अपने पैसे को सही तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से यूज करना। आप कितनी बेहतर तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो उसी पैसे में, और अपने ज़रूरतों को ध्यान में रख के फ़ोन्स परचेस कर सकते हो। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी नीड सबसे पहली। दूसरा जो पॉइंट है वो है उस फोन का प्रोसेसर। किसी भी फोन को लेने से पहले प्लीज आप ये देखो कि उस फोन में कौन सा प्रोसेसर लगा है। देखो गाइस, आज के तारीख में भी बहुत लोग ऑफलाइन फ़ोन परचेस करते हैं। आप में से हो सकता है बहुत लोग ये बिलीव ना करें, बहुत लोग माने कि नहीं, जो आज के जनरेशन के लोग हैं कि नहीं अभी तो ऑनलाइन ही परचेस हो रहा है। नहीं,
अगर ऑनलाइन परचेस होता ना तो ऑफलाइन दुकानें बंद हो चुकी होती। वो बंद नहीं है, खुली है, चल रही है। इसका मतलब क्या, लोग परचेस कर रहे हैं, उन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेल्समैन बेवकूफ़ बनाता है। तो आपको सेल्समैन से डील करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो फ़ोन आप लेने वाले हो उसमें प्रोसेसर कौन सा है। एंड प्लीज़ इग्नोर मीडियाटेक प्रोसेसर। मीडियाटेक प्रोसेसर और एक्जिनोस प्रोसेसर, हालांकि वो सैमसंग में ही आता है बेसिकली, मोटरोला में शायद एक फ़ोन में है अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ तो मोटरोला में और सैमसंग में ही मिलेगा, अदरवाइज एक्जिनोस नहीं मिलता। तो मेन आता है मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन। मीडियाटेक प्रोसेसर को आप इग्नोर करो जब तक आपको फ़ोन में P70 या P90 चिपसेट्स नहीं मिलते। हालांकि उस केस में भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उन सब के केस में एक चीज़ देखा गया है कि अगर आपके पास मीडियाटेक प्रोसेसर है और खासकर वो UI इनबिल्ट है, अगर उस फ़ोन में UI लगा हुआ है, तो आपको क्या होगा, 6-8 महीने बाद अगर लैग इशू नहीं हुआ तो हीटिंग इश्यूज़ आएंगे, अगर हीटिंग इश्यूज़ नहीं हुआ तो लैग इश्यूज़ आएंगे, कुछ ना कुछ पंगे लगे रहेंगे आपके फ़ोन में। तो आपको लगेगा कि आपकी फ़ोन की गलती है, लेकिन नहीं, यहाँ आपकी गलती होती है। आप ढंग से रिसर्च नहीं करते फ़ोन खरीदने से पहले। रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आज के तारीख में सबसे ज़रूरी यही रहेगा कि आप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के साथ जाओ। वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स बनाता है स्नैपड्रैगन फ़ोन्स के लिए, और बजट रेंज में तो कमाल के ही प्रोसेसर्स इसके आते हैं। तो किसी भी फ़ोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हो, वो भी 600 प्लस या फिर 660 प्लस, अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो 660 प्लस, क्योंकि आज के तारीख में 660 से नीचे जो प्रोसेसर्स हैं वो प्राइस के हिसाब से उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जितना हम प्राइस पे करते हैं आज की तारीख में, जो वैल्यूएशन हो गई है, जैसे फ़ोन्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको 660 प्लस मिड रेंज बजट में आराम से मिल जाएगा। तो 660 प्लस आप प्रीफर करो, स्नैपड्रैगन 660 प्लस, ये ध्यान रखो। अगर ये है तो आपका फ़ोन लंबे टाइम तक आपके प्रोसेसिंग नीड्स को कंप्लीटली फुलफिल कर पाएगा। अब गाइस बात आती है यहाँ रैम की। हमने प्रोसेसर्स की बात कर ली, तो अब बात आती है रैम की कि रैम कितनी हो। यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट में मैंने बात की थी रैम के बारे में थोड़ी सी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रैम के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनको चाहिए 6 और 8 GB रैम। वो एक दिमाग में बैठा के रखे हैं कि अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो 6 और 8 GB रैम तो चाहिए ही, क्योंकि 4 GB रैम इनसफिशियंट होगा आने वाले टाइम में। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले कहा था आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। अगर आप गेमर नहीं हो, अगर आप उतना ज़्यादा गेम प्ले में बिलीव नहीं करते हो, या उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता खेलने का, तो अल्टीमेटली आप 6 GB रैम को अंडर यूज़ करोगे। और अगर आप अंडर यूज़ करने के लिए फ़ोन परचेस कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हो, अगर आप ज़्यादा ऐप्स, बहुत ज़्यादा मीडिया या बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चलाते हो फ़ोन में, तो 6 GB रैम का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ओप्पो और वीवो के फ़ोन लेते हैं, या फिर Xiaomi या फिर रियलमी के फ़ोन लेते हैं, तो वो 6 GB रैम एकदम मतलब मस्ट है। 4 GB के बारे में तो सोचते भी नहीं है। कुछ हद तक बातें जेन्यून है, क्योंकि उनमें UI लगा होता है, यूज़र इंटरफेस अलग सा होता है, वो बहुत सारा मेमोरी खाता है, बट स्टिल 6 GB रैम लेके वो करते क्या है पता है? सिर्फ कॉल पे बात करते हैं और व्हाट्सएप चलाते हैं। हमारे ही जनरेशन के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं 2 जनरेशन पीछे दादाजी टाइप उनकी बात करूँ, नहीं, हमारे जनरेशन के लोग हैं, वो कर रहे हैं ऐसा। वो क्यों? एक सेंस डेवलप हुई है बाय द टाइम कि 6 और 8 GB रैम ही सुटेबल है लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। और वही लोग ठीक 8-9 महीना बाद फ़ोन को अपग्रेड कर लेते हैं। तो एक तरह से वो पैसा वेस्टेज है ना। उनको लगता है कि नहीं, यूज़ नहीं होता तो वो चेंज कर लेते हैं। आप पैसे को सही से यूज़ करो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत मेहनत से पैसे जमा करते हैं, बहुत कुछ तकलीफ झेल के पैसे जमा करते हैं, और फिर वो स्मार्टफोन लेते हैं फॉर मोर देन 1.5 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, मीन्स इन अ लॉन्ग रन। तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके लो, जानो चीज़ों को और समझो, फिर स्मार्टफोन परचेस करो। वहाँ पे आपकी नीड सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप अगर थोड़ा भी गेमिंग करते हो, थोड़ा सा भी माइन्यूट गेमिंग करते हो, आई विल से कि 6 GB रैम के लिए जाओ। अगर नहीं तो प्लीज़ 4 GB रैम आपके लिए इनफ है, पैसा वेस्ट मत करो वहाँ पे। अब बहुत बार बात आती है रैम की क्वालिटी को लेके। तो गाइस DDR4 जो रैम है वो आज के तारीख में स्टैंडर्ड है, वो आपको हर एक फ़ोन में मिल जाएगा, और वो मोर देन इनफ है आपके किसी भी नीड को कम्प्लीटली फुलफिल करने के लिए। DDR4 की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एफिशिएंटली चीज़ें मैनेज करती हैं, तो उसके लिए आप उतना ज़्यादा टेंशन मत लो। बस फिगर्स पे ध्यान दो कि किस पे ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो और किस पे कम। अल्टीमेट चीज़ यही होता है। कहीं जब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के ऊपर, डिस्प्ले में बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है। क्यों? उनको लगता है कि 720p अगर है तो वो ख़राब फ़ोन है, उनको लगता है 1080p है तो बहुत अच्छा फ़ोन है, और 1080p से है ज़्यादा अच्छा है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। और यहाँ पे एक और नया चीज़ आज की तारीख में आया है, रिफ्रेश रेट। मतलब पूछो ही मत यार, इतने लोग पागल है ना इसके लिए। उनको मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, उनमें से 90% लोगों को पता भी नहीं होगा कि रिफ्रेश रेट का अल्टीमेट यूज़ क्या है फ़ोन में।
नहीं पता होगा, लेकिन मिल गया फोन में तो वाह भाई बहुत बढ़िया है। और जब लेने जाएंगे तो जरूर से पूछेंगे कि रिफ्रेश रेट कितना, 90 हर्ट्ज है। अरे भाई ध्यान से सोचो, आप गेम नॉर्मल फ़ोन में भी खेलते हो जिसमें इतनी रिफ्रेश रेट नहीं होती है, 90 और 120 और 144 मीन्स जो भी, तो उनमें भी गेम्स चलती हैं राइट। ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन में अगर ज़्यादा हर्ट्स है, ज़्यादा रिफ्रेश रेट है तो आपकी गेम्स की इंप्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप प्रो प्लेयर बन जाओगे, या फिर ऐसा डिस्प्ले मिलेगा कि मतलब ऐसा लगेगा कि जस्ट स्क्रीन के बाहर आ गए। देखो ऐसा भी कुछ नहीं होता। एक नॉर्मल आँख को जब तक आप एक एक्सपर्ट नहीं हो, टेस्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि 90 हर्ट्स में और 60 हर्ट्स में या फिर उससे कम में क्या फ़र्क है। ठीक है, जो नॉर्मल फोन्स आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तब आपको फील आएगा कि अरे अच्छा 90 हर्ट्ज ज़्यादा बेटर है। बट ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, जो उससे नीचे है वो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डोंट प्रायोरिटाइज योर थिंग एज कि मुझे 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले चाहिए ही या हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं देखा था लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में कुछ कंपनीज ऐसी मार्केटिंग गिमिक टैक्टिक अपना रही थी फ़ोन्स को सेल करने के लिए। गाइस उन चीज़ों से बचो, ऐसी मार्केटिंग चीज़ों से बचो, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो, उसके बाद फोन लो। और प्लीज ध्यान रखो कि डिस्प्ले के केस में आपको 2 चीजें गौर करनी है। पहला, प्रोटेक्शन उस पर कौन सा दिया गया है, और नहीं तो जाहिर सी बात है प्लीज फोन लेने के बाद आप टेम्पर ग्लास जरूर से लगाओ, बिना टेम्पर ग्लास के यूज मत करना। दूसरा, उसमें रेजोल्यूशन कैसा है और पैनल कौन सा है। पैनल इंपॉर्टेंट होता है, आईपीएस पैनल है या सुपर एमोलेड है या फिर एमोलेड पैनल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन अगर फुल एचडी प्लस रहता है तो भी सही है, अगर एचडी प्लस रहता है बाई एस्पेक्ट रेशियो वो भी चलता है, ऐसा नहीं है खराब है, चलता है। आप प्रायोरिटी सेट करो कि आपको और भी क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपकी डिस्प्ले प्रायोरिटी है तो फिर आप फुल एचडी प्लस लो, बाकी सबको कॉम्प्रोमाइज़ करो। लेकिन बाकी सब अगर अदर प्रायोरिटीज़ हैं आपके तो फिर डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ख़राब दिखेगा, पिक्सल्स दिखेंगे कटे हुए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने देखा था शायद Redmi A3 की बात है, Redmi A3 में बहुत लोग, बहुत यूट्यूबर्स या बहुत रिव्यूअर्स उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे ड्यू टू 720p रेजोल्यूशन। वो HD प्लस रेजोल्यूशन था, फुल HD नहीं। ऐसे केस में क्रिटिसाइज उसको किया जा रहा था इस पर्टिकुलर चीज को लेके। लेकिन आप खुद ही सोचो, उसमें दिया गया था स्टॉक एंड्रॉइड और साथ ही साथ उसमें इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस दी गई थी। अब इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस देने के साथ साथ अगर वो कंपनी फुल HD प्लस डिस्प्ले उसमें दे देती तो उसके नोट सीरीज का क्या होता। अगर मैं सही से रिकॉल कर रहा हूं तो शायद नोट 7 उस वक्त लॉन्च हुआ था, तो नोट 7 सीरीज का क्या होता, तो बिकता ही नहीं या फिर बहुत मतलब हालत खराब हो जाती ना। आप चीज को समझो। तो जानबूझ के कंपनीज, ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकती है, कॉस्ट कटिंग करे नहीं, बहुत बार जानबूझ के नहीं देती है चीजों को, और उनको एक सेगमेंट पकड़ना होता है जो स्टॉक एंड्रॉइड को ज्यादा पसंद करता है बजाय कि MIUI। तो ऐसे केस में उनको प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है और अपने दूसरे प्रोडक्ट को काटना भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो गिमिक खेलेंगे ना। वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाया गया और बहुत सारे रिव्यूअर्स उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, और बहुत लोगों ने फोन सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 720p है। गाइस देखो एक बात है, आपको फिल्म अगर देखना है फोन में तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि 1080 और 720p के बीच का डिफरेंस क्या है। ऑनेस्टली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। प्लीज़, तो आप ऐसे जज मत करना किसी भी चीज़ को। जब तक आप बहुत बड़े स्क्रीन में नहीं देख रहे हो तब तक आपको फ़र्क भी पता नहीं लगता इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे बात आती है प्रायोरिटीज़ की। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, गिमिक के साथ मत जाओ। आप देखो कि आपके डिस्प्ले में क्या प्रायोरिटीज़ है। 2 प्रायोरिटीज़ मैंने गिना दी, एक है डिस्प्ले प्रोटेक्शन क्या दिया गया है और दूसरा है कि उस फ़ोन का रेजोल्यूशन कितना है। अगर रेजोल्यूशन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इग्नोर करना, लेकिन मैं बोलूँगा फुल HD प्लस आज के तारीख में आपको फ़ोन्स में मिल जाएगा, तो फुल HD प्लस ही कंसिडर करना। और साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल कौन सा है, IPS पैनल। देखो IPS पैनल एक स्टैंडर्ड हो चुका है आज की तारीख में। बजट केस में मैं बात कर रहा हूँ 10,000 से 20,000 या फिर 1,000 से 20,000 की बात कर लो, तो वहाँ पे IPS पैनल आपको ऑन एन एवरेज हर फोन में देखने को मिल जाता है। सुपर एमोलेड और एमोलेड ये सिर्फ सैमसंग देती है। और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की है कि अगर आप डिटेल रिसर्च में जाते हो तो आप पिक्सल डेंसिटी को भी ध्यान में रख सकते हो। वो देख के अगर आप फोन परचेस करते हो तो और भी अच्छा एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी के केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पिक्सल डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा आपका डिस्प्ले होगा। सो इस बात को आप जरूर कंसिडर करना। अगली जो चीज है वो है बैटरी। बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे हो डेटा, हम सब कर रहे हैं। मल्टीमीडिया चीज बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मूवीज, यूट्यूब बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ऐसे केस में आपको चाहिए ज़्यादा बैटरी जिसको आप फ्रिक्वेंटली चार्ज ना करो या फिर करना ना पड़े। तो यहाँ पे गाइज मेरी रिकमेंडेशन होगी 4000 mAh की बैटरी मिनिमम फ़ोन में होनी चाहिए। 5000 हुआ तो बहुत अच्छे,
4000 तो होना ही चाहिए, 4000 से नीचे या 4500 mAh उससे नीचे बैटरी वाली फोन आप एकदम ही कंसिडर मत करना। यहाँ पे 4000 mAh वाली बैटरी बिल्कुल मस्त है एक फ़ोन में आज की तारीख में। जिस हिसाब से डेटा कंजम्पशन बढ़ा है, इंटरनेट का यूजेस बढ़ा है, ऐप्स जिस हिसाब से पावरफुल हुए हैं, वो जितना ज़्यादा बैटरी खाते हैं, तो ऐसे केस में आपको 4000 mAh तो चाहिए। 5000 हुआ तो बहुत अच्छा है, सुपर्ब है। अगेन यहाँ पे भी आपका प्रेफरेंस मैटर करता है कि आपकी प्रेफरेंस है क्या। अब अगला जो चीज़ है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए मैंने इसको एंड की तरफ रखा था। यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है, यहाँ पे पर्सनल चॉइस सबसे ज़्यादा हावी रहता है, वजह है कि किसी भी साइंटिफिक या फिर प्रैक्टिकल रिव्यू के। वो पॉइंट क्या है? कैमरास इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है ना यार, पूछो मत। मतलब आज के डेट में एक सेंस सा बना हुआ है कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतनी अच्छी फ़ोटो। हालांकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे आपके फ़ोन में, ज़रूर नहीं कि उतना ही ज़्यादा फ़ोटोज़ वाइब्रेंट तरीके से या फिर अच्छा निकल के आएगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। गाइज यहाँ पे फ़ोटोज़ के केस में मैटर करता है प्रोसेसिंग। हाँ, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 8 मेगापिक्सल का कैमरा ले लो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, मैटर करता है, बट ऐसा नहीं कि 108 मेगापिक्सल है तो हाँ मतलब DSLR फेल है, DSLR की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर 15,000 के रुपए में आपको वो इतना कुछ दे देगा तो DSLR बनाने की ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती है वो मार्केटिंग ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल कम होती है। तो आपको एकदम जज करके लेना है, अपनी प्रायोरिटी सेट करके लेना है। कैमरास के केस में चीज़ें थोड़ी अलग हिसाब से काम करती हैं। अलग हिसाब से कैसे? हो सकता है कि आपका कैमरा बहुत अच्छा हो, वाकई में अच्छा हो, 32-35 मेगापिक्सल का कैमरा हो, 64 मेगापिक्सल का कैमरा जो अभी स्टैंडर्ड हो गया बजट सेगमेंट में। तो ये जो कैमराज हैं, अगर आपको ये रहते हैं, ये 48 मेगापिक्सल के कैमरा हो, ये सब जो कैमरा हैं, हो सकता है आपको बढ़िया लेंस दिया गया, 4 कैमरा हो, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ दिया गया हो। लेकिन अगर फ़ोन के प्रोसेसिंग पावर में ही दम नहीं है तो उस कैमरे का कोई भी मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आपको जो फोटोज मिलेंगी वो उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे और भी एक बात आती है, दूसरी जो बात है वो ये कि अगर फ़ोन का प्रोसेसिंग पावर भी अच्छा है, सपोज प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ कैमरा का ऑप्शंस भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, मीन्स जो सॉफ्टवेयर है वो कैमरा ऐप, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर या फिर अलग अलग कंडीशंस के ऊपर कि कैमरा किस तरह से रिएक्ट करेगा। और एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आपने गौर किया होगा ओप्पो और वीवो के केस में आपको लगता है फ़ोटो बहुत अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इतना वाइब्रेंट, इतना सही फ़ोटो आता है। देखो एक चीज़ है यहाँ पे समझने की कि अच्छा फ़ोटो दिखना और वाकई में अच्छा फ़ोटो होना, दोनों में फ़र्क है। अच्छा फोटो आपको दिख सकता है, उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रोसेस किस हिसाब से करता है फोटोज़ को। हो सकता है ज़्यादा कलर वाइब्रेंट आपको देखने को मिल जाए, लेकिन एक अच्छे कैमरे की जो पहचान होती है वो ये होती है कि वो शार्प कितना है फ़ोटो। अगर शार्प है, कलर सही से पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा डल नहीं कर रहा है, तो कैमरा परफेक्ट है। आपको बहुत ज़्यादा डल वाला भी नहीं चाहिए और आपको वाइब्रेंट वाला तो चाहिए ही नहीं, उससे तो दूर ही रहो। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसकी जो फोटो क्वालिटी है वो एकदम ही अच्छी नहीं होगी अगर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कर रहा है। मैंने ये ओप्पो और वीवो के केस में बहुत देखा है, कैमरा उस फ़ोन के इतना ज़्यादा वाइब्रेंट कर देते हैं फ़ोटो को कि वो पूरा पिक्सल्स फटने लगता है, कलर्स ऐसे लगता है मतलब ओवर सैचुरेटेड है, मतलब कभी कभी कार्टूनिस्ट टाइप का फ़ोटो लगता है और वो लोगों को पसंद आता है। इससे आप दूर रहो। इस जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो प्लीज़ ट्राई करो आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन ले पाओ। अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ पे शार्पनेस सबसे ज़्यादा कंसिडर करना आप। और एक बात आप ध्यान रखना कि अगर लो लाइट कंडीशन किसी फ़ोन की अच्छी है तो ये डीम्ड है कि ब्राइट लाइट कंडीशन या नॉर्मल लाइट कंडीशन, डे लाइट कंडीशन जिसको कहते हैं, वो भी अच्छी होगी। तो लो लाइट कंडीशन पर ज़्यादा गौर करना आप अगर बजट में ले रहे हो, या फिर ऊपर भी किसी फ्लैगशिप फ़ोन को भी आप परचेस कर रहे हो तो उसमें भी लो लाइट कंडीशन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। गाइस अब आते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने लगा फ़ोन्स का, लेकिन ओवरऑल जब आप कंसेप्ट देखोगे जो फ़ोन्स चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आती हैं, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, फॉर्मेट एक ही है। जो बड़े ब्रांड्स है वही खाली अपने फ़ोन्स के फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं, वरना आपको वर्टिकल ही कैमरा देखने को मिलेगा, एक ही पोस्चर में कैमरास को देखने को मिलेगा, एक ही एस्पेक्ट रेशियो के साथ आपका फ़ोन मिलेगा। तो ये बहुत कॉमन हो गई है। हो सकता है मास प्रोडक्शन करना हो इसके लिए हो रही हो, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिज़ाइन को आपको गौर करना है। आपका फ़ोन दिखना भी तो अच्छा चाहिए। आप अगर पैसे खर्च कर रहे हो तो आपका फ़ोन लुक वाइज भी अच्छा लगना चाहिए
लगना चाहिए कि सॉलिड है, प्रीमियम फील आना चाहिए, या फिर हार्ड लगना चाहिए कि हाँ बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी की कोशिश करो कि मेटल बॉडी फ़ोन लो। हो सकता है वो थोड़ा गर्म हो, लेकिन मेटल बॉडी फ़ोन ज़्यादा बेटर होता है एक प्लास्टिक बॉडी फ़ोन से। मेटल बॉडी फ़ोन ज़्यादा आपके हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करके रख सकता है बजाय कि किसी प्लास्टिक बॉडी फ़ोन के। यहाँ पे आपको ये चीज़ गौर करनी है। हो सकता है मेटल बॉडी फ़ोन को आप यूज़ करोगे ना, गर्म होगा, हीटिंग टेस्ट में जब आप यूट्यूब पे देखोगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा सामने आएगा, लेकिन वो कोई मेजर इशू नहीं है। मैं खुद मेटल बॉडी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्ड क्वालिटी उसके प्रीमियम लगती है, और ना जाने कितनी ही बार गिरा है लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसको। तो एक बात ये पर्सनल ओपिनियन की है कि आप कंसिडर करो कि मेटल बॉडी फ़ोन लो। हालांकि बहुत सारे फ़ोन्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा हो सकता है, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट प्रायोरिटी आप रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। दूसरी एक बात है डिज़ाइन में जो आती है फिंगरप्रिंट को लेके। आजकल फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले हो गया है, कैमरा के नीचे बैक में फिंगरप्रिंट रहता है, साइड में पावर बटन में भी कुछ फ़ोन्स ने फिंगरप्रिंट दिया है। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? देखो ये डिपेंड करता है आप पे, आप कहाँ कंफर्टेबल हो। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा ज़्यादा अच्छा है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो या फिर बैक में फिजिकल फिंगरप्रिंट हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ कई बार होता है कि सपोज फ़ोन में उतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है डिस्प्ले के केस में, तो वहाँ पे आपको टेम्पर ग्लास लगाना पड़ेगा, और अगर आप टेम्पर ग्लास लगाते हो तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट पे असर पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन असर पड़ेगा उसके परफॉर्मेंस पे। बहुत बार अनलॉक नहीं होगा, बहुत बार हो भी जाएगा, तो ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास फिजिकल फिंगरप्रिंट है जैसे बैक में है या फ्रंट में, तो शायद अभी बंद हो गया क्योंकि डिस्प्ले बहुत अच्छी मिलने लगी है, फुल एजेस तक डिस्प्ले मिलती है, तो ऐसे केस में नीचे तो फिंगरप्रिंट शायद आपको ना मिले, लेकिन बैक में जो फिंगरप्रिंट मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब बढ़ते हैं आगे सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर में आपको क्या कंसिडर करना चाहिए? तो गाइज आई एम इन अ फ्रैंक ओपिनियन, बट स्टॉक एंड्रॉयड द बेस्ट यूआई मुझे लगता है फोन्स के केस में। स्टॉक एंड्रॉयड का जो यूजर इंटरफेस है, अब ये कोशिश मत करना कि स्टॉक एंड्रॉयड यूआई कैसा हो गया। देखो यूआई का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस, कोई भी चीज़ जो यूजर से इंटरेक्ट करती है, ठीक है? तो स्टॉक एंड्रॉयड भी एक यूआई ही है। तो वो जो यूआई है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा जंक्स उसमें भरे हुए नहीं है, तो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आपको उसके साथ मिलता है। साथ ही साथ लॉन्ग रन के लिए अगर आप 2 साल 3 साल के लिए फ़ोन परचेस कर रहे हो, 6 GB 8 GB रैम वाला ऐसा कुछ, तो प्लीज़ कोशिश करो उसमें स्टॉक एंड्रॉयड ही हो। स्टॉक एंड्रॉयड के केस में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स लॉन्ग टर्म मिलेगा, और दूसरी एक बात है कि आपको किसी भी चीज़ में लैगनेस फील नहीं होगा। स्टॉक एंड्रॉयड के केस में शायद ही किसी फ़ोन में लैग फील हुआ है। मेरा 4 GB रैम वाला फ़ोन है, आज से 2-2.5 साल पहले मैंने लिया था, आज तक मैं इसमें PUBG चला पाता हूँ। हालांकि वो प्रोसेसिंग की बात है, लेकिन जो अदर फंक्शंस भी है वो लैग नहीं करता है, एकदम स्मूथ आज के तारीख में भी चल रहा है। वही मैंने एक Realme लिया था सेम टाइम पीरियड पे 4 महीने बाद अपने इस फ़ोन को खरीदने के, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज वो Realme लैग करता है, लिटरली लैग करता है, उसके ऐप्स बहुत लेट खुलते हैं, कई बार टच काम नहीं करता। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा नहीं है कि Realme ने उस प्रोडक्ट को ऐसा बनाया, नहीं, ऐसी प्रॉब्लम्स यूआई के साथ देखी गई है। अगर उसमें अपडेट आने बंद हो जाते हैं तो होता है, और साथ ही साथ अगर उसमें बड़े अपडेट्स आते हैं तो आपका हार्डवेयर शायद 2 साल बाद उस लायक ना रहे कि उसको झेल पाए। लेकिन ये सब चीज़ें स्टॉक एंड्रॉयड के केस में नहीं देखने को मिलेगी, तो प्रीफर करो स्टॉक एंड्रॉयड। और दूसरी आती है प्राइवेसी। गाइस, प्राइवेसी कंसर्न आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको पता ही है बाहर माहौल क्या चल रहा है, तो प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए स्टॉक एंड्रॉयड ही परचेस करो। यूआई एक ऐसा चीज़ है जो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने स्टॉक एंड्रॉयड वर्सेस यूआई का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता लगा होगा कि मैंने बताया था यूआई एक ऐसा चीज़ है जिससे एक तरह से फ़ोन तो कंपनी आपको बेच देती है, आप फ़ोन पैसा दे के खरीदते हो, लेकिन अल्टीमेट जो फ़ोन का कंट्रोल है ना वो कंपनी के हाथ में ही रहता है, वो आपके हाथ में नहीं रहता। आपके किसी भी डेटा को, आपके इंटरनल स्टोरेज को वो कंपनी घाट सकती है क्योंकि आपने परमिशन देके रखा है उसको। सिंपल सी चीज़ है। तो ऐसे केस में आपको उसको इग्नोर करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो। अदरवाइज आप ले सकते हो, देखो इतना भी खराब नहीं है, ले रहे हैं ना लोग, खराब तो नहीं है, तो आप उसको ले सकते हो, बट प्रीफर करो कि स्टॉक एंड्रॉयड ही आप लो। सो गाइज, ये थी पूरी डिटेल इस टॉपिक की। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन और फ्रैंक वीडियो, ये एक तरह से अनस्क्रिप्टेड वीडियो मैंने बनाया और अपने मन से बनाया, जो मेरी एक्सपीरियंस थी उसको लेके बनाया, और जो आम कंज्यूमर है उनको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया। सो उम्मीद करता हूँ इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके काम की है, और इसमें जो कुछ भी मैंने कहा है वो आपको हेल्प करेगा आने वाले वक्त में फ़ोन परचेस करने में।
अगर आपका कोई सवाल और सुझाव है इससे रिलेटेड, कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, प्लीज नीचे कमेंट करो। और आपको अगर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है स्मार्टफोन्स को लेके, स्मार्टफोन परचेस को लेके, जिससे आने वाले विजिटर्स को भी अच्छा लगेगा जान के और पढ़ के, तो वो भी आप नीचे बेझिझक लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो इसके ऊपर आप editech.in पे भी विजिट कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको कौन से प्राइस रेंज में कौन सा फोन लेना चाहिए। सो मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।